हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि स्कोप ऑफ कॉमर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आज मैं लेके आया हूं वही वीडियो स्कोप ऑफ कॉमर्स के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, स्कोप ऑफ कॉमर्स, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं यहां पर। सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, यानी हम कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं। सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए कर सकते हैं। बच्चों जानते हो ये ऑल थ्री कोर्सेस कॉमर्स के पिलर कोर्सेज बोले जाते हैं, राइट। लेकिन इसके साथ साथ हम सीएफए कर सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसके साथ साथ हम क्लैट करके लॉयर बन सकते हैं, क्लैट क्वालिफाई करके। इसके साथ ही हम कर सकते हैं बच्चों इसमें एसीसीए, एसीसीए एसोसिएशन ऑफ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंट्स, राइट। इसके साथ हम कर सकते हैं सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसके साथ हम बन सकते हैं एमबीए करके मैनेजमेंट में जा सकते हैं हम। इसके साथ साथ हम बैंकिंग का कोर्स कर सकते हैं, लाइक हम बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। और बेटा एक कोर्स जो यहां पर नहीं लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट बैंकर, हम इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं यहां पर। तो ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम कॉमर्स में कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज सीए कोर्स, सीए कोर्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो देखो भैया, जो सीए कोर्स है इसको एक इंस्टीट्यूट कराता है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपने कभी सुना है कि सीए किसी एक सिटी का कोई कॉलेज करा रहा है? कभी आपने सुना है कि आपके आसपास कोई कॉलेज सीए करा रहा है? नो, हो ही नहीं सकता। सीए कोई कॉलेज नहीं करा सकता। अगर आपको सीए करना है तो ये एक ही इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया। अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही सीए कराता है, राइट। ये इंस्टीट्यूट अलग क्यों है? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हुआ था। वो एक्ट कौन सा था? द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949, राइट। अगर आप सीए करते हैं तो आपको यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा बच्चों। इसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर क्या है बच्चों इसमें? तो इसका कोर्स स्ट्रक्चर में हमारे 3 लेवल्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट लेवल है सीए फाउंडेशन, इसका सेकंड लेवल है बच्चों सीए इंटरमीडिएट, और इसका थर्ड लेवल है सीए फाइनल। ये 3 लेवल्स हैं कंप्लीट सीए करने में। अगर आप ये 3 लेवल क्लियर कर देते हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं हम फर्स्ट लेवल सीए फाउंडेशन के बारे में कि सीए फाउंडेशन क्या है। तो बच्चों सीए फाउंडेशन जो है, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये ड्यूरिंग 11-12 आप इसे करा सकते हो। एंड रजिस्ट्रेशन फीस जो है इसकी 9000 आईसीआई को पे करनी होती है आपको। एग्जाम कंडक्ट जो होता है इसका मंथ्स ऑफ मई, सितंबर एंड जनवरी, ये 3 मंथ्स होते हैं ईयर में इसके एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। 3 महीने, इन तीनों महीने में कभी भी आप, यानी कि हर 4 मंथ्स के गैप पे इसका एग्जाम होता है, यानी एक साल में 3 टाइम इसका एग्जाम होता है, ओके। तो 11-12 में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस 9000 रुपीज है आपकी, और एग्जाम इसका ईयर में 3 टाइम होगा। इनमें से जो भी आपका अटेम्प्ट रहेगा उसे आप दे सकते हैं, ओके। अगला पॉइंट है हमारा कि पेपर्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन में पेपर्स कौन से होंगे? तो सर फाउंडेशन में ना 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर है हमारा अकाउंट का, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का। दूसरा पेपर है हमारा बिजनेस लॉ, यानी इसमें हम लॉ पढ़ते हैं, बिजनेस लॉ। देखो लॉ भी 2 तरीके का होता है, एक सिविल लॉ होता है और एक क्रिमिनल लॉ होता है। हम यहाँ पर सिविल लॉ पढ़ते हैं जो कि बिजनेस पर भी एप्लीकेबल होता है। अगला पेपर है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स। आपको पता है कि जब हमसे कोई कहता है कि सीए में एक पेपर मैथ का भी है तो हम डर जाते हैं कि यार मैथ से तो हम छोड़ के कॉमर्स में आए थे, और सीए अगर हम करेंगे तो मैथ हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो डरिए मत बच्चों, यहाँ पर ना मैथ का नाम है बिजनेस मैथ, और आप जानते हो इस मैथ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 3 पार्ट्स कौन से हैं यहाँ पर? लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आता है, स्टैटिक्स 40 मार्क्स का आता है, और बाकी बचा क्यूए जो बिजनेस मैथ है आपका, वो 40 मार्क्स का आता है। तो जो मैथ वाला पार्ट है वो भी मैथ नहीं, बिजनेस मैथ, वो सिर्फ 40 मार्क्स का आता है। बाकी 40, 20 एंड 40 ऐसे करके 100 मार्क्स बने हुए होते हैं, ओके। और अच्छे से देखिए, अगर हमें इसमें एनालिसिस करें कि पासिंग मार्क्स क्या है सर, कैसे पास होना इसमें, तो बच्चों ये जो फर्स्ट पेपर है, पहली बात ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा पूरा 100 मार्क्स का, राइट। और जो हमारा सेकंड पेपर है लॉ का, ये भी हमारा सब्जेक्टिव होगा। लेकिन जो हमारा थर्ड पेपर है 100 मार्क्स का, कौन सा? मैथमेटिक्स का, जिसमें कि 40 मार्क्स का मैथ आएगा, एंड लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स रहेगा, एंड स्टैटिक्स 40 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे करके इसको टोटल मिला के कितना हो गया? 100 मार्क्स, राइट। और बेटा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा विद नेगेटिव मार्किंग,
यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो 1 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपका सही में से भी। समझ में आया? बिजनेस इकोनॉमिक्स, बेटा ये भी पेपर आपका कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा विद नेगेटिव मार्क। ऐसे करके टोटल जो फाउंडेशन कोर्स है हमारा, ये 4 पेपर आपके 400 मार्क्स के होंगे, 400 नंबर के। राइट सर, पास होने के लिए कितने मार्क्स लेके आना जरूरी है? राइट, हम ये देखते हैं कि पास हम कब होंगे। तो बच्चों 400 में से आपको पास होने के ना, इसमें 2 क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया यह है कि आपको 400 का 50% लेके आना है। राइट, यानी कि 400 में से कम 200 मार्क्स आपके आने चाहिए पास होने के लिए एग्रीगेट। राइट, तो आपके अगर 200 मार्क्स आ जाते हैं देन आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर देंगे। बट क्या सर हमारा अकाउंट बहुत अच्छा है, हम अकाउंट में से 100 में से 80 ले आते हैं, है ना, और बाकी हमारा मैथ अच्छा नहीं है तो मैथ में हम 30 ले आते हैं, 20 ले आते हैं, तो क्या सर हम पास हो जाएंगे? नहीं बेटा, आपका एग्रीगेट 50% बनना चाहिए और इंडिविजुअल पेपर में भी आपके 40 मार्क्स आने चाहिए कम से कम। तो आप हाँ ये प्लानिंग कर सकते हो कि सर हमारा मैथ ज्यादा अच्छा नहीं है तो हम मैथ में 40 ले आते हैं, क्योंकि मैथ भी है इसमें, रीजनिंग भी है, स्टेट भी है। बेटा स्टेट वही जो 11th क्लास में हमने पढ़ा है। राइट, तो हमारे पास ये अगर 3 टॉपिक्स हैं तो हम ये प्लानिंग करें कि हमारा मैथ ज्यादा अच्छा नहीं है तो भी हम 40 मार्क्स का स्टेट अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, रीजनिंग अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, और मैथ में अगर 40 में से हम 10 भी टारगेट करें तो भी हम टारगेट ये कर सकते हैं कि इसमें कम से कम हम 40 ले आए। राइट, अगर बच्चा प्लानिंग के साथ इसको टारगेट करेगा तो स्टेट 40 पूरा टारगेट कर सकता है, 20 रीजनिंग टारगेट कर सकता है, तो 40 और 20 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 में चलो 10 नंबर और निकाल दो तो भी 50 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आपका ये भी छूट जाएगा ना मैथ जिससे डर लगता है तो भी आप पास हो जाओगे। आपको पास होने के लिए कम से कम 40 नंबर चाहिए ओनली इसमें। राइट, अगर 40 नंबर इसमें है तो अदर किसी भी 3 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 60 नंबर लेके आने पड़ेंगे। 50 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके 10 नंबर, जैसे अकाउंट आपका बहुत अच्छा है तो यहां आप 60 ले आए तो ये 10 मार्क्स यहां मिला के एग्रीगेट कितना हो जाएगा आपका? 50 बन जाएगा। यानी आपको टोटल 200 लेके आने हैं और आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 भी लेके आने हैं। ये आप फुलफिल कर देते हो, आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे बच्चों। ठीक है, जैसे ही आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ अब आएगा साहब इंटरमीडिएट। तो जो इंटरमीडिएट है इसमें भी बच्चों कितने एक ग्रुप है? इसमें 2 ग्रुप्स हैं। राइट, इंटरमीडिएट में हम 2 ग्रुप में एग्जाम देंगे और ये बच्चों दोनों ग्रुप ना आप चाहो तो एक साथ दे सकते हो और चाहो तो अलग अलग दे सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप दोनों को एक साथ दोगे या अलग अलग दोगे। हर एक ग्रुप में 3 पेपर्स हैं बच्चों यहां पर। ठीक है, और पास होने का क्राइटेरिया वही सेम है, यानी कि अगर आप एक ग्रुप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको 300 में से कितने लेके आने हैं? 150, यानी 50% लेके आने हैं, और हर एक सब्जेक्ट में वही मिनिमम 40 भी लेके आने हैं। तो आप सिंगल ग्रुप भी दे सकते हो या दोनों एक साथ दे सकते हो। बच्चे ये पूछते हैं सर अगर हम दोनों एक साथ देते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है? बच्चों ये बेनिफिट मिलता है इसमें कि जो हमारे फर्स्ट ग्रुप में सब्जेक्ट हैं, मान लो उसमें से एक सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, उसमें आप 70 मार्क्स लेके आ सकते हो, 60 लेके आ सकते हो। राइट, लेकिन सेकंड ग्रुप में आपके तीनों ही सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे नहीं है। समझ में आया? और 2 सब्जेक्ट में मान लो सेकंड ग्रुप के 2 सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स आ गए। एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही हम सेकंड ग्रुप में एक में आपके 50 मार्क्स आए, एक में आपके 40 मार्क्स आए और एक में आपके 40 मार्क्स आए। तो जरा बताओ यहां मार्क्स टोटल कितने हो गए? सर यहां मार्क्स हो गए टोटल कितने? 40 और 40 80, यानी 130। तो बच्चों आप लोग ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो पास हो, लेकिन एग्रीगेट बिगड़ गया आपका। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो मान लो फर्स्ट ग्रुप को आप जो दे रहे हो, आपके एक पेपर में 50 मार्क्स हैं, एक में 60 हैं और एक में 60 हैं। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों ग्रुप का साथ में एग्रीगेट देखा जाएगा, यानी 600 में से 300 नंबर देखे जाएंगे। तो अब देखो फर्स्ट ग्रुप के 10-10 नंबर जो एक्स्ट्रा आए हैं आपके यहां, वो 10-10 मार्क्स यहां कवर कर लेंगे इसको। तो यानी कि अब आप बताओ कि 50 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो गया? बताइए जल्दी से। 170 हो गया। बोलिए 60 प्लस 60 120, 120 और 50 170। तो ये हो गया आपका 170। तो 170 ये और 130 ये, तो टोटल कितना हो गया? बताइए जल्दी से। 170 और 30 कितना हो गया? 300 हो गया। तो ये टोटल आपका 300 हो गया। तो देखो दोनों को मिला के
हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 300 और 300 600। तो 600 में से आपको कितना लेके आना है, एग्रीगेट 300 बनाना है। तो भले ही आप अगर एक अब आप अगर सेकंड ग्रुप अलग से देते तो आप फेल हो जाते, एग्रीगेट बिगड़ जाता, लेकिन दोनों आप एक साथ दे रहे हो तो यहां पर एग्रीगेट आपका 300 बन जाएगा। आपके दो सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स आने के बाद भी, इंडिविजुअल ग्रुप में 130 आने के बाद भी, क्योंकि दोनों ग्रुप आपने एक साथ दिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो तो आप दे दो, एग्रीगेट में हम निकल जाते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से प्रिपरेशन नहीं होगी, तो आप ना इतना एफर्ट्स लगाओ एक ग्रुप का कि जिसमें आपके 50 एग्रीगेट बन जाए और 40 मिनिमम आ जाए। समझ में आया? दोनों ग्रुप देने के यही बेनिफिट है और इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है जी, आगे सर इसकी फीस कितनी है? तो बेटा इसकी अप्रोक्स 21,000 रुपीज इंस्टीट्यूट की फीस है हमारी, जो सीए इंस्टीट्यूट चार्ज करता है आपसे, रजिस्ट्रेशन फीस। इसके बाद जब आपके दोनों ग्रुप निकल जाएंगे, इसको निकलने के बाद में बेटा आपकी स्टार्ट होगी आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप आपकी पहले 3 इयर्स की हुआ करती थी, अभी ये कम कर दी है, 2 इयर्स की होती है। ये सर कहां से करेंगे बेटा? आप ये आर्टिकलशिप करेंगे सीए फॉर्म से, राइट। जैसे जब कोई पर्सन सीए बन जाता है तो उसको अपने यहां पर आर्टिकल रजिस्टर्ड करना अलाउ होता है, राइट। तो हम आर्टिकलशिप में सीए क्या करता है, वर्क क्या होता है सीए का, ये सारा काम तो हम आर्टिकलशिप में ही सीखते हैं बच्चों। सीए बनने के बाद हम सीखते नहीं, काम करते हैं। तो जो हम एंटायर वर्क जो सीए का है जो सीखते हैं वो आर्टिकलशिप में ही सीखते हैं। तो बच्चों जो आपकी जॉब और हैंडसम पैकेज जो डिपेंड करता है वो आपका इस आर्टिकलशिप पर ही डिपेंड करता है कि आपने आर्टिकलशिप कहां से की है। तो बच्चों आर्टिकलशिप करने के ना हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला क्या होता है कि हम आर्टिकलशिप बिग 4 से करें, या आर्टिकलशिप हम बिग 20 से करें, या हम किसी एवरेज फर्म से करें। सर ये बिग 4, बिग 20, एवरेज फर्म क्या होती है, इसके बारे में समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। तो देखो बच्चों, बिग 4 मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं, राइट। बिग 20 ये अच्छी फर्म होती है लेकिन कंपैरिजन टू बिग 4 अच्छी नहीं होती, राइट। और एवरेज फर्म ये बेटा आपके छोटे छोटे से शहरों में भी दिख जाएंगी, जो आपके छोटे शहर होंगे, सिटीज होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, वहां पे भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपनी फर्म्स होंगी वो वहां दिख जाएंगी आपको। ठीक है, तो बिग 4 फर्म सर कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो देखो बच्चों, ये डिलॉयट हुई, पीडब्ल्यूसी हुई, ईवाई हुई, केपीएमजी हुई, ये सभी बिग 4 फर्म्स के नाम है। अगर आप इनसे आर्टिकलशिप करते हो तो आपका पैकेज भी हैंडसम रहेगा, राइट, अच्छा पैकेज पे जाओगे। ओके सर, क्या पैकेज रहेगा? तो बेटा पैकेज अगेन मैं इस वीडियो में वही कहूंगा, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छे से आप करोगे कंप्लीट, जितना अच्छा आप इस 2 इयर्स में सीख लोगे, इतना ही हैंडसम आपका पैकेज रहेगा। बाय द वे मिनिमम पैकेज तो वही 12-13 लाख रुपए रहता ही है इसमें, लेकिन मैक्सिमम आप कितना जाना चाहते हो वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इन फर्म से जा रहे हो तो 30-35 लाख रुपए से आपका पैकेज स्टार्ट हो ही जाता है, राइट, मिनिमम पैकेज। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सर इंटरमीडिएट हो गया, 2 इयर्स की हमारी ट्रेनिंग भी हो गई, अब क्या करना है? अब बच्चों आप आ जाओगे सीए फाइनल में, राइट। तो फाइनल की बेटा जो प्रिपरेशन होती है वो हमारे सीए इंटरमीडिएट निकलने के बाद जब हम ट्रेनिंग करते हैं उसी के साथ साथ हमें सीए फाइनल की भी प्रिपरेशन करनी होती है, राइट। और बिफोर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट होने से 6 महीने पहले ही हम सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं, हम एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाइनल का एग्जाम देने के लिए। तो देखो इसमें भी 2 ग्रुप्स होते हैं, सेम क्राइटेरिया है, एक साथ दे सकते हो या अलग अलग दे सकते हो। पास होने का भी सेम क्राइटेरिया है, 3 पेपर्स इन ईच ग्रुप होते हैं। आपने दोनों ग्रुप निकाल दिए, एक साथ निकाले या अलग अलग निकाले मैटर नहीं करता। इसके बाद इसकी फीस जो है बेटा दोनों ग्रुप की 27,000 अप्रोक्स है। और इसके बाद आप क्या करोगे, मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। समझ में आया? नाउ यू आर अ सीए, आप सीए बन गए। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन आता है कि सर हम सीए तो बन गए, वर्क एज अ सीए क्या है? सीए कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, राइट। सीए अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो सीए कंप्लीट करने के बाद हमारा काम क्या होगा, हम करेंगे क्या, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या करेगा सीए, एक सीए का वर्क क्या क्या होता है। तो देखो फर्स्ट ऑडिट, नाम सुना है बच्चों कभी आपने ऑडिट का? ऑडिट नाम सुना है पहले कभी? ऑडिट क्या होता है ना? आप देखना बेटा रिसर्च करके कि ऑडिट क्या होता है। ऑडिट मतलब चेक करना होता है। जो आपके नॉर्मल अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट जो बनाई जाती हैं, वो तो गलत भी बना सकते हैं ना, लेकिन सीए उसको चेक करता है, उसी चेक करने को हम ऑडिट बोलते हैं। तो देखो सीए का काम क्या होता है, ऑडिट करना और फिर साइन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये आपने सुना है ना, सीए के साइन की बहुत वैल्यू होती है, तो वही साइन
यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है उस पर साइन करने का काम सीए का ही होता है, हर एक बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ओके बेटा, एज ए कंसल्टेंट आप एज ए कंसल्टेंट वर्क कर सकते हो बेटा। अगर आपने सीए किया है तो आपको एंटायर नॉलेज होगी अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, ये सारी नॉलेज आपके बारे में आपके पास होगी, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्ट किसे कर सकते हो? इंडिविजुअल्स को कर सकते हो जो टैक्स पेयर होते हैं, या किसी बिजनेस को कंसल्ट कर सकते हो, राइट। तो ये काम आप कर सकते हो। इसके साथ में टैक्स मैनेजमेंट, आप लोगों को टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स कैसे सेव किया जाए, टैक्स को कैसे सही ढंग से मैनेज किया जाए, ये सारी चीजें आप बता सकते हो लोगों को। इसके साथ मैनेजमेंट, बेटा आप मैनेजमेंट वर्क भी अच्छे से कर सकते हो। सीए मैनेजमेंट भी कर सकता है क्योंकि हमें इसमें मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, राइट। इसके साथ साथ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं इनको एनालिसिस करना। आप जानते हो ना कि जो हमारे स्टेटमेंट्स बने हैं इनको हम अलग अलग ईयर से कंपेयर करते हैं। ये आपने 12th क्लास में एक बुक पढ़ी होगी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो टूल्स होते हैं, इन टूल्स का यूज करके सीए क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करता है और वो रिपोर्ट बना के फाइनेंशियल यूजर्स जो होते हैं लाइक मैनेजमेंट, उनको प्रोवाइड करता है जिससे कि वो सही डिसीजन ले सके ऑनर्स को, राइट। तो ये सारा काम सीए का होता है बच्चों, ठीक है। बात करते हैं व्हाट इज प्रैक्टिस ऑफ सीए। देखो बच्चों ने नाम सुना है सीए प्रैक्टिस, सीए प्रैक्टिस, सीए प्रैक्टिस, लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है सीए प्रैक्टिस होता क्या है, सीए प्रैक्टिस में क्या करता है। तो बच्चों ना इसको ना हम दो तरीके से आज समझेंगे। देखो आप बताओ मुझे, आपने डॉक्टर्स देखे हैं? डॉक्टर्स क्या करते हैं आप ये बताओ मुझे, क्योंकि डॉक्टर्स आप सब लोगों के गली मोहल्लों में मिल जाते हैं, राइट। कहीं ना कहीं क्लिनिक आपको मिल जाएगा। तो आप डॉक्टर्स का काम बताओ, डॉक्टर्स का क्या काम होता है। तो मैं ना यहां पर बना रहा हूं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्या करते हैं बेटा, अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का एक क्लिनिक मिलेगा, यस या नो, एक क्लिनिक होगा, या डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा होगा, राइट। दो ही चीजें होंगी, या तो उसका अपना क्लिनिक होगा या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा होगा। अब डॉक्टर का काम क्या होता है, क्या करता है उस टाइम पे डॉक्टर? देखो उसका अगर अपना क्लिनिक है तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे। क्लाइंट्स कौन होते हैं उसके? पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट आएंगे और एक एक करके पेशेंट्स कहां जाएंगे? डॉक्टर के सामने जाएंगे, यहाँ डॉक्टर बैठा हुआ होगा और डॉक्टर उनको क्या करेगा? कंसल्ट करेगा, उन्हें बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको बुखार आ रहा है तो कौन सी मेडिसिन आपके लिए सही रहेगी, डॉक्टर ये करता है बच्चों। अब आप बताओ कि ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये लोग होते हैं नेचुरल पर्सन, इनको बोलते हैं हम नेचुरल पर्सन, यानी हम सब लोग कौन है? नेचुरल पर्सन। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको क्या देता है? मेडिसिन प्रोवाइड कराता है, समझ में आया। हम लोगों की नब्ज देखेगा, वो बोलेगा अरे आपका हाथ गर्म हो रहा है, आपको तो बुखार है, बुखार के लिए मैं कंसल्ट कर देता हूं, ये टेबलेट आप ले लीजिए, सही हो जाओगे आप। यही काम है डॉक्टर का। गुड। तो बच्चों ऐसे ही इधर सीए अपनी ऑफिस खोल के बैठता है, अपनी फर्म स्टार्ट करता है। तो यहां पर जो बेटा, जैसे यहां पर तो पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर के ये पेशेंट है। सीए के पेशेंट्स कौन होते हैं? सीए के पेशेंट्स होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेसेस। देखो ये हो गया नेचुरल पर्सन और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, ये आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, राइट। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन है ये भी तो बीमार हो सकता है, बिजनेस भी तो हमारी बीमार हो सकती है। कैसे पता चलेगा सर? अरे भैया बिजनेस लॉस में जा रही है, बीमार है बिजनेस, राइट। तो जो बिजनेस बीमार होती है या बिजनेस का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा होता है, तो बिजनेस कहां आती है? उनके बिहाफ पर कौन आता है? बिजनेसमैन आते हैं। किसके पास आते हैं? सीए के पास में, राइट। तो सीए उन बिजनेसेस के लिए कंसल्ट करता है कि बिजनेस कैसे सही होगा, उसकी नब्ज देख के उसको दवा देने का काम करता है सीए। तो जहां सीए बैठता है उसको बोलते हैं सीए फॉर्म, और इसी को बोलते हैं सीए प्रैक्टिस। समझ में आया। तो जो सीए प्रैक्टिस करता है वो सेम जैसे डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर की भी इस क्लिनिक को प्रैक्टिस बोला जाता है। जो डॉक्टर क्लिनिक ओपन करके बैठा हुआ इसी को हम प्रैक्टिस बोलते हैं। ऐसे ही सीए अपना फर्म ओपन करता है और यहां पर ये क्लाइंट्स को बुलाता है, क्लाइंट्स यहां आएंगे और आके यहां पर इससे क्या कराएंगे? अपने इलाज कराएंगे। बस क्लाइंट्स कौन होगा? या नेचुरल पर्सन, और यहां पर कौन होगा? कंपनीज होंगी, बिजनेसेस होंगे। समझ में आया। चलिए तो ये हो गई दोनों में डिफरेंस, यानी प्रैक्टिस क्या होती है, चीज समझ में आ गई आप लोगों को। हाँ, सीए जॉब अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है तो जॉब हो गया, जैसे डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो जॉब हो गया, वो प्रैक्टिस नहीं बोला जाएगा। प्रैक्टिस मतलब अपनी ऑफिस। समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स विद 11th एंड 12th। बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर आप बताइए कि क्या
सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन 11th और 12th के साथ ही कर देनी चाहिए। तो बच्चों ये मैं अभी बोल नहीं रहा, मैं आपको कुछ दिखाता हूं और आप ही बताइएगा फिर कि क्या हमको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन सच में 11th और 12th के साथ कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, वो देखेंगे आप लोग। बेटा ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये आईसीएआई के मॉड्यूल से उठाया हुआ अकाउंट्स का सिलेबस है। ठीक है, अब मैं आपको पहले चैप्टर का नाम ले रहा हूं, पहले चैप्टर को आप बताइएगा कि क्या ये 11th में है या नहीं। तो देखो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स वगैरह हैं इसमें, अकाउंटिंग मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल अकाउंटिंग एस्टिमेशन, ये सारी चीजें, यानी कि थ्योरी का पार्ट है अकाउंटिंग का। ये वही है जो 11th क्लास में स्टार्टिंग में दो एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं, राइट। तो ये हमको एनसीईआरटी भी प्रोवाइड कराता है, यानी कि ये एनसीईआरटी में भी है, यानी 11th करोगे तो वहां पर भी है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है इसमें जरा देखो, दूसरा टॉपिक है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी जर्नल एंट्रीज, स्पेशल बुक्स जो होती है हमारी, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारी यहां आ जाएंगी। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या बताओ ये एनसीईआरटी यानी 11th क्लास में भी है? यस सर, ये तो 11th क्लास में भी है, एनसीईआरटी भी प्रोवाइड करा रहा है इसको। यस या नो? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सीए का टॉपिक है और बच्चों ये 11th क्लास में भी इसको कौन प्रोवाइड करा रहा है, एनसीईआरटी प्रोवाइड करा रहा है, यानी 11th क्लास में भी आप इसे पढ़ोगे। अगला टॉपिक है इन्वेंट्रीज। बच्चों ये इन्वेंट्रीज जो है ना 11th में ना ये 12th में, ये एक अलग टॉपिक हो गया, समझ में आया। तो ये जितने भी अभी तक टॉपिक है इसमें से सिर्फ एक टॉपिक अलग है जो सिर्फ सीए में है। आगे चढ़ते हैं, आगे अकाउंट में अभी और क्या है देखिए, आगे पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी कहां पर है, 11th क्लास में हम इसे सीखते हैं। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले हुआ करता था 11th क्लास में, लेकिन उसको हटा दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सीए में है। तो दो टॉपिक अलग हो गए 11th और 12th से अभी तक। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ बेटा, फाइनल अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बेटा ये 11th क्लास का लास्ट टॉपिक है फाइनल अकाउंट का। ठीक है, तो ये भी 11th क्लास में है। आगे लिखा हुआ बेटा पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप 12th क्लास की एक बुक का नाम है बच्चों। ठीक है, इसके बाद है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये पहले 12th में होता था लेकिन अभी नहीं होता है। तो ये 3 टॉपिक्स अभी तक ऐसे मिले हैं जो 11th 12th में नहीं है लेकिन सीए में, 3 टॉपिक्स ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट। बताओ बच्चों कंपनी अकाउंट नाम से क्या है, एक बुक है, कहां पर, कहां पर, 12th क्लास में। तो ये भी किसमें है बेटा, एनसीईआरटी सेकंड बुक का नाम है। तो आप ही बताओ कि पूरे अकाउंट को अगर हमने एनालिसिस किया है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीए फाउंडेशन में है लेकिन 11th 12th में नहीं है, बाकी तो सारे हैं। तो आप ही बताओ अब कि हमें 11th और 12th में अगर हम फोकस करेंगे या हम इस लेवल का पढ़ेंगे 11th और 12th में सीए लेवल का, तो इसके 2 फायदे होंगे। एनसीईआरटी का रिजल्ट आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहां पढ़ने को मिलेगी। दूसरी चीज, आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम जैसे ही आपका 12th कंप्लीट होगा, 12th कंप्लीट होने के बाद मार्च के बाद आपको अप्रैल के महीने में रिवीजन करके थोड़ा सा कहां आप मई में आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपका 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन बच जाएगा, 1 साल पहले आप सीए कर लेंगे अगर आप 11th 12th से ही फोकस करते हैं तो। क्योंकि बेटा टॉपिक तो सेम ही है ना, टॉपिक अलग है ही नहीं, सेम टॉपिक है। तो हम अगर 11th 12th के साथ ही फोकस करते हैं इस चीज में तो 11th 12th तो अच्छा, ये देखो सीए लेवल पर प्रिपरेशन करोगे तो एनसीईआरटी में आप आउट ऑफ ही ले आओगे अकाउंट में। आउट ऑफ लाना कोई इंपॉसिबल बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों के आए हैं आउट ऑफ मार्क्स, आप भी लेके आ सकते हो, लेकिन वो तभी आएंगे जब इस लेवल की प्रिपरेशन करोगे आप। समझ में आया? के साथ हम दूसरा पेपर देखेंगे, दूसरा पेपर है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो बच्चों देखो इकोनॉमिक्स में ना जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, सिर्फ 2 टॉपिक को छोड़ दिया जाए इसमें से तो सारे टॉपिक हमारे 11th और 12th में मिलते हैं। देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स है हमारे, डिमांड एंड सप्लाई, इंट्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, ये नहीं है, ये सिर्फ सीए में मिलता है। नेशनल इनकम इसमें है, आईईडी इसमें है। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट हमारे कहां मिल रहे हैं, 11th और 12th में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी हमारा पूरा मिलता है। तो 2 पेपर हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स। तो बच्चों बिजनेस मैथमेटिक्स में ना जो मैथ का पार्ट है, सिर्फ मैथ का, ये पार्ट जो मैथ का है, अगर आपने मैथ लिया है 11th 12th में साइंस के साथ तो 40 नंबर का मैथ हो जाएगा, लेकिन मैथ नहीं लिया है आपने तो 40 नंबर का 11th 12th में नहीं मिलेगा। सर क्या मैथ लेना जरूरी है 40 नंबर के लिए? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैथ में भी सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक बहुत इजी हैं। समझ में आया? तो इस 40 मार्क्स के लिए ना आप 2 साल मैथ के साथ मत खेलो, क्योंकि आपके
ऑलरेडी अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस अच्छे सब्जेक्ट हैं। आप अगर मैथ लेते हो तो एक अच्छा अकाउंट से भी अच्छा सब्जेक्ट और एक और आ जाएगा और उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको 40 नंबर के लिए। तो आपको मैथ लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप 40 मार्क्स के लिए अलग से पढ़ लो ना, देख लो टॉपिक क्या क्या है 40 मार्क्स के लिए, मैं दिखा देता हूं आपको। बहुत बेसिक टॉपिक है, रेशियो, इक्वेशन, और देखो ये एनसीईआरटी ऑल्सो जो लिखा हुआ था, मतलब ये अगर आप मैथ लेते हो तो मिलेंगे। और क्या है इसमें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, ये फाइनेंसिंग मैथ है। इसके साथ साथ क्या, सीरीज, सेट्स ना, ये बहुत बेसिक है। हाँ, ये एक टॉपिक है थोड़ा सा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का, ये साइंस के मैथ से मिलता हुआ है लेकिन उस लेवल का नहीं है, लेवल बहुत इजी है ना। तो ये 40 नंबर का मैथ है। इसके साथ में 20 नंबर का जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये बहुत आसान आता है बच्चों, बहुत बेसिक आता है, और ये 20 नंबर पूरा टारगेट करना चाहिए आपको, मेरा ये सजेशन रहेगा। टॉपिक्स क्या है इसमें, देखो, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला, ऑड मैन आउट ये वाला जो है ना, और डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। तो ये चारों टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत इजी है, बेसिक पार्ट है, बहुत टफ नहीं आता, बेसिक रीजनिंग आती है। ओके, तो ये हमारे मैथ में कितने हो गए, 40 प्लस 20, तो टोटल कितने हो गए, 60। अब जो 40 नंबर का है बच्चों, वो 40 नंबर का क्या आएगा आपका, स्टैटिक्स। अब जानते हो स्टैटिक्स आपने कब पढ़ा है, स्टैटिक्स आपने कब पढ़ा है, 11th क्लास में, सेकंड बुक का ही नाम सर स्टैटिक्स था। और बेटा देखो, वही सारे टॉपिक्स हैं स्टैटिक्स में, अगर देखा जाए तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है एनसीईआरटी में, है ना। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ये भी आपने एनसीईआरटी में 11th क्लास में पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी, ये आपने 10th क्लास में शायद पढ़ा होगा, है ना, लेकिन आपने ये 11th क्लास में नहीं है, या है एनसीईआरटी में, मैथ में मिलेगा ये आपको प्रोबेबिलिटी, राइट, आपकी बुक में नहीं है, यानी कि स्टैटिक्स की बुक में नहीं है, इकोनॉमिक्स के साथ नहीं है, आपको ये कहां मिलेगा, मैथ अगर लेते हो तो। लेकिन प्रोबेबिलिटी की वजह से भी आपको मैथ नहीं लेना चाहिए, मैं आगे नहीं सजेस्ट करूंगा आपको। आगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, बच्चों ये जो पार्ट है इसमें कोरिलेशन आपका है, रिग्रेशन नहीं है, ये अलग से आपका इसमें आ जाएगा। इंडेक्स नंबर, ये आपके कहां मिलेंगे, ये 11th क्लास में इंडेक्स नंबर आप पढ़ते हो स्टैटिक्स में। तो अभी ये सारी चीजों को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद में कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हम 11th और 12th के साथ ही सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो मार्च में पेपर खत्म हो जाते हैं। मार्च के बाद क्या आता है, मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा थोड़ा, और मई में आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो और आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम को। बेटा बाकी बच्चे क्या करेंगे, मार्च में अगर वो नहीं करेंगे तो मार्च में पेपर देंगे, पेपर देने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे सीए की कोचिंग करने के लिए, 6 महीने कोचिंग करेंगे, उसके बाद जाके वो फिर अटेम्प्ट देंगे। तो इसमें ना लगभग 1 साल का डिफरेंस आ जाता है उन बच्चों में जो 11 12 के साथ सीए करते हैं और उन बच्चों में जो 11 12 कंप्लीट करने के बाद सीए करते हैं। तो आप 11th और 12th के साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपकी प्रिपरेशन तो पूरी यहां हो ही जाएगी। इसके साथ साथ एक बेनिफिट और है बच्चों, आप अगर 11 12 के साथ इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी जो तैयारी होगी, जो प्रिपरेशन होगी, वो अबव लेवल की होगी। तो आपके लिए एनसीईआरटी तो हलवा हो जाएगा बच्चों, हलवा। आप इतना इजी लगेगा आपको एनसीईआरटी कि आपको 100 ऑफ 100 यानी 100 में से 100 मार्क्स लेके आ सकते हो आप अकाउंट, इकोनॉमिक्स वगैरह में। समझ में आया। इसका एक पेपर लॉ, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो 4th पेपर है, जिसके बारे में हमने एनालिसिस में डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो आपको 11 12 में नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लॉ बच्चों, राइट। तो ये कंप्लीट देखने के बाद हमको समझ में आता है कि हमको, जो बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है क्या 11 12 के साथ हमको फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, तो हाँ बच्चों, आपको सीए अगर करना है, सीएस अगर करना है, सीएमए अगर करना है, तो प्रिपरेशन 11th 12th के साथ ही कर देनी चाहिए। बेटा फाउंडेशन में तीनों ही सीए, सीएस और सीएमए तीनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही आता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। सीए हो गया है हमारा आज, सीएस और सीएमए का क्या है, होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे होता है, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, वो भी देखना मत भूलिएगा अगर आपका इंटरेस्ट सीएमए और सीएस के लिए है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।